नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप भारत 24 पर देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। आज सबसे पहले हम बात करेंगे 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की और इन पर आपको वो सारी बातें बताएंगे जो आप महसूस तो करते हैं लेकिन शब्दों में कभी बयां नहीं हुई। सबसे पहले 5 राज्यों में किन मुद्दों पर घूम सकता है चुनाव, ये वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो जाकर वोट कर सकते हैं। आप जानते हैं जो मन को भाएगा वही मुद्दा चुनाव जिताएगा। और फिर हम बात करेंगे उत्तराखंड की, द स्टेट ऑफ डिजास्टर की, और आपको बताएंगे कि क्यों रिपोर्ट कार्ड की अनदेखी हुई है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पहाड़ों का कसूरवार कौन है। और इसके बाद बात होगी सॉल्ट, द साइलेंट किलर की, और क्यों आपको इससे बचने के लिए जंक फूड से बचना जरूरी है, ये बताएंगे। और फिर बात ये मेरा हिंदुस्तान है कि जिसमें आपको बताएंगे कि ये गमछा जो आजकल हम सब ओढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं, गले में डाल रहे हैं, आया कहां से और क्यों। लेकिन शुरुआत आज द रूबिका लियाकत शो में मुद्दों की। अगले 2 महीनों में 5 अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आमतौर पर चुनावों में होता क्या है, पार्टियों के नेता आते हैं, मंच से आपके पाले में मुद्दों की गेंद फेंकते हैं, एक ही मुद्दे को बार बार आपके सामने उठाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप उनके मुद्दों को अपने जहन में रखें। उनके भाषणों के अलावा आपको और कुछ याद न रहे और जब आप ईवीएम का बटन दबाने जाए तो आपके जहन में जो मुद्दा सबसे ज्यादा रहे उसी को ध्यान में रखते हुए आप जिस पार्टी ने उस मुद्दे को उठाया है या जो पार्टी उस मुद्दे को लेकर तमाम तरीके के वादे और दावे कर रही है उसका आप बटन दबाएं, आपको उसका ही ध्यान रहे। इस सिंपल अगर मैं आपको भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो नैरेटिव सेट करना कहते हैं। आपको शायद याद होगा 2004 का शाइनिंग इंडिया या 2009 का कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, या फिर 2014 का बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। ये वो नारे हैं या ये कहें कि ये वो नैरेटिव थे जिसकी वजह से चुनाव आसानी से जनता के मन में एक मुद्दे के साथ क्लियर हो गए। चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश सियासी दलों की तरफ से हमेशा हुई है, लेकिन ये लोकसभा चुनाव के उदाहरण थे जो मैं आपको बता रही थी। इस वक्त हम जानते हैं कि 5 अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। उन राज्यों की परिस्थितियों के हिसाब से कई बार मुद्दे बनते हैं, जैसे कर्नाटक में करप्शन का नैरेटिव बना। पिछले कुछ दिनों से देश के तमाम नेताओं के बयान अगर आप सुन रहे हो, हमारी टीम ने उन बयानों को सुना और उन बयानों में हमने 4 शब्दों को बार बार लगातार सुना और वो 4 शब्द क्या थे आपके सामने रखती हूं। पहला था महिला आरक्षण। ये वो मामला है या ये वो मुद्दा है जो नेताओं के बयानों में इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई इस मुद्दे की बात कर रहा है। दूसरा मुद्दा, लेकिन उससे पहले महिला आरक्षण, चाहे वो महिलाओं के तमाम सरकार की तरफ से अपनी बात रखने वाले हों या विपक्ष की तरफ से। फिर दूसरा मुद्दा ओबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग। ये शब्द भी आपको लगातार सुनने में मिल रहा होगा। दोनों पक्ष अपने अपने भाषण में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फिर तीसरा मुद्दा सनातन, सनातन का अपमान, सनातन का सम्मान। सनातन ही सत्य है और हर धर्म का सम्मान करते हैं। मैं दावे से कहती हूँ आपने ये लाइनें पिछले कुछ दिनों में कई बार सुनी होंगी। और चौथा मुद्दा क्या है? सरकार का प्रदर्शन। ये वो मामला है जिस पर हर पार्टी अपने अपने हिसाब से उसे ढालने की कोशिश करती है। एक राज्य में जो पार्टी राज्य सरकार के प्रदर्शन को अच्छा बताती है, वही पार्टी दूसरे राज्य में विपक्षी पार्टी की सरकार को निकम्मा भी बता देती है। अभी तक की हमारी रिसर्च कहती है कि यही वो 4 मुद्दे होंगे जिनके इर्द गिर्द 5 राज्यों के चुनाव घूमते हुए इस वक्त तक दिखाई दे रहे हैं। और याद रखिए, आने वाले 1 हफ्ते में बहुत क्लियर हो जाएगा कि इन 5 राज्यों में किस किस मुद्दे पर और किस किस नैरेटिव पर चुनाव लड़े जाने वाले हैं और जनता वोट करने वाली है। इन्हीं मुद्दों को आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश जोर शोर से होगी।
आपके दिमाग में जो मुद्दा हावी रहा वो वोट का कारण बनेगा। इसीलिए आज आपको इन चारों मुद्दों के बारे में बहुत गंभीरता से जानना चाहिए। 5 राज्यों के चुनावों में महिला आरक्षण गेम चेंजर मुद्दा बन सकता है और इसकी वजह क्या है? महज कुछ दिन पहले भारत की संसद में इतिहास बना। पहली बार लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाले बिल पर लगभग सर्वसम्मति से मुहर लगी। लेकिन इसके साथ क्रेडिट की लड़ाई भी शुरू हो गई। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। निकायों में जो 4 प्रमुख पद होते हैं, मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और दल का नेता, हमने तय किया कि इनमें से कम एक महिलाओं को लिए रिजर्व हो और वहां अगर एससी कम्युनिटी है तो एसटी कम्युनिटी है तो एसटी, उनको भी इसका एक पद दिया जाए। अब महिला बिल पर क्रेडिट की लड़ाई की वजह है, आप भी जानते हैं, क्योंकि महिला वोटर आज की सियासत का एक ऐसा सच है जिसे कोई भी पार्टी इग्नोर तो नहीं कर सकती है, और अगर इग्नोर करेगी तो जीत तो कतई नहीं सकती। इसीलिए अब आगामी चुनावों में लगातार आपके सामने महिला आरक्षण की बातें होंगी। महिला वोट की ताकत 2019 में बीजेपी की जीत में आपने देखी भी थी, जब उज्ज्वला योजना और महिलाओं को पीएम आवास योजना का लाभ देने की वजह से महिला वोटर प्रधानमंत्री मोदी की जीत की एक अहम वजह मानी गई। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, यहां पर महिला वोटरों की चुप्पी और वोट में कई बार वो चीज दिखी है। पोल पंडित जो थे वो सब गलत साबित हुए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की लगातार सफलता का श्रेय महिला वोटर को जाता है। इसीलिए महिला आरक्षण को लेकर जिस पार्टी का नैरेटिव सफल होगा, विधायकों की संख्या उसके ही हिसाब से होगी। और उसकी एक और वजह है महिला वोटरों की तादाद। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं 2,62,49,578 महिला वोटर्स हैं, यानी करीब 52%, 52% महिला वोटर। राजस्थान में 2,40,11,297 महिला वोटर्स हैं, यानी करीब 48%। छत्तीसगढ़ में 92,68,474 महिला वोटर्स है, यानी करीब 50%। महिला वोटर्स के यही आंकड़े महिला आरक्षण बिल को गेम चेंजर एजेंडा मानते हैं या बनाते हैं। महिलाओं पर बीजेपी के फोकस का अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि पीएम मोदी ने सोमवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2 प्रोग्राम्स रखे और दोनों का संचालन महिलाओं ने किया, पूरी टीम महिलाओं की। दूसरे मुद्दे के बारे में अब आप जान लीजिए, क्योंकि महिला वोटर और महिलाओं को मिला 33% आरक्षण। आप मान लीजिए कि इन 5 राज्यों में चुनाव का एक अहम मुद्दा रहेगा। और दूसरा कौन सा मुद्दा होगा? महिला आरक्षण बिल पर ही अगर चर्चा के दौरान आप याद करें तो लोकसभा और राज्यसभा में एक शब्द गूंज रहा था। वो कौन सा शब्द था? ओबीसी। सर, ये ओबीसी के लिए हम मूव कर रहे हैं। ओबीसी का होना चाहिए। मूविंग और नॉट? सो ओबीसी का होना चाहिए, उसके लिए मूव कर रहे हैं। मूविंग और नॉट? And we are demanding OBC also. So I am moving my amendment. सुना आपने? ओबीसी का ये जिक्र अचानक क्यों हो रहा है? क्योंकि 5 राज्यों में अगले 3 महीने में चुनाव है और इन राज्यों में से छत्तीसगढ़ में 45% ओबीसी वोटर है, राजस्थान में 55, मध्य प्रदेश में 51.5, तेलंगाना में 52% ओबीसी वोटर्स हैं। इसी वोट बैंक को रिझाने के लिए संसद के बाहर भी राहुल गांधी ओबीसी के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं और वो 3 लोग हिंदुस्तान का सिर्फ 5% बजट कंट्रोल करते हैं। भाइयों और बहनों, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। यानी अगर महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी का नैरेटिव हावी हुआ, ओबीसी का नैरेटिव उसकी कार्ड के तौर पर काम कर सकता है।
ऐसा कांग्रेस मानकर चल रही है। और इसीलिए जब 2010 में कांग्रेस महिला बिल लेकर आई और उस वक्त जब ओबीसी महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करने की मांग आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दल कर रहे थे, तो कांग्रेस उसके विरोध में नजर आ रही थी। लेकिन अब उसी बिल को बीजेपी सरकार लेकर आई है तो कांग्रेस ओबीसी आरक्षण की मांग कर रही है, वकालत कर रही है। सिविल सेवा के अधिकारियों में ओबीसी का आंकड़ा भी उसी नैरेटिव का एक हिस्सा है। एक तरफ बीजेपी महिला आरक्षण पर बात कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ओबीसी पर। बीजेपी के हाथ ओबीसी के मुद्दे की काट के लिए सनातन का मुद्दा लिए हुए हैं। सनातन ऐसा मुद्दा है जिसके सहारे बीजेपी एक बड़े वर्ग को, एक मेजॉरिटी को एड्रेस करना चाहती है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने बड़ी सावधानी से और चालाकी से सनातन के मुद्दे से कैसे दूरी बनाई है, खासकर मध्य प्रदेश में, आप गौर फरमाइए। सनातन धर्म का देश है और सनातन धर्म क्या कहता है ये हमें समझने की बात है। और जो बात मैंने पहले कही कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास क्या है, ध्यान बोलना, अब सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी ले आओ, आपको याद है। अब इस बयान की वजह यह है कि कांग्रेस जितना इस मुद्दे पर बोलेगी उसके लिए नुकसान की संभावना उतनी ही बनी हुई है। इसीलिए इस मुद्दे की काट के तौर पर राहुल गांधी के अयोध्या दौरे की खबरें सामने आ रही है। अभी शाम को आई वो खबर, कहा तो ये तक जा रहा है कि सनातन के मुद्दे से बचने के लिए INDIA गठबंधन की भोपाल में आयोजित होने वाली पहली रैली रद्द हुई। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार सनातन के अपमान का मुद्दा उठाया जा रहा है। कांग्रेस और उसके गठबंधन गठबंधन ने इस धरोहर के विरोध हल्ला बोल शुरू कर दिया है। इन्होंने घोषणा की है कि ये सनातन को जड़ से मिटा देंगे, हमारी पहचान को मिटा देंगे। कुछ वोटों के लिए तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को राजस्थान का समाज अच्छे से समझ रहा है। यानी सनातन के मुद्दे को बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन सनातन, महिला आरक्षण और ओबीसी के अलावा इन चुनावों में एक और अहम मुद्दा है। और याद रखिए, ये वो मुद्दा है जो स्विंग वोटर्स को यहां भी और वहां भी ला सकता है। ये वही वोटर्स हैं जो आखिर में डिसाइड करते हैं, मन बनाते हैं और सरकार या तो बदल देते हैं या उसे अगले 5 साल का जिम्मा सौंप देता है। और वो मुद्दा कौन सा है? सरकार का प्रदर्शन। ये वो मुद्दा है जिसमें हर राज्य में अलग अलग कामों पर बात होगी। जैसे राजस्थान में विपक्ष सरकार को किन मुद्दों पर घेरेगी, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही बता दिया। जहां लाल डायरी में काली करतूते हो, हर कोई कट और कमीशन में व्यस्त हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा? यहां की कांग्रेस सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। मैं आज राजस्थान के युवाओं को भरोसा देता हूं, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के प्रदर्शन को बीजेपी कटघरे में खड़ा करके जनमत अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगी। उधर मध्य प्रदेश में वही काम कांग्रेस करेगी। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए। सब चीजों में ठगाई, सबको ठगा है। शिवराज ठगराज बन जाएंगे, ऐसे ही बयान आपको छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी विपक्षी पार्टियों से सुनने को मिलेंगे। यानी मोटे तौर पर विधानसभा चुनाव में इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द सियासी दल नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे।
और इस कोशिश में जो सबसे सफल होगा फैसला उसी के पक्ष में आएगा। ये बहुत क्लियर है। जिसने नैरेटिव सेट किया और जनता के दिल में उस मुद्दे को बसा लिया, सरकार उसी की, और उसकी जद्दोजहद, उसकी कवायद, उसकी जंग और लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक नैरेटिव चुनावी होता है जिसकी बात हमने अभी अभी की, लेकिन चुनावों के बाद बनने वाली सरकार नैरेटिव से नहीं चलती है, कतई नहीं चलती है। सरकार चलाने के लिए जरूरी होता है पैसा, और हर सरकार अपने अपने तरीके से राज्य की कमाई के साधन तलाशती है, संसाधन विकसित करती है। कोई सरकार उद्योगों पर जोर देती है, कोई सरकार सर्विस सेक्टर पर जोर देती है, कोई टूरिज्म बढ़ाकर प्रदेश की कमाई को बढ़ाने की कोशिश करती है। हाल के सालों में जिन सरकारों ने पर्यटन को बढ़ावा दिया या फोकस किया उस पर, पर्यटन को राज्य की कमाई का अहम जरिया बनाया, उनमें से एक राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राज्य बने हुए करीब 23 साल हो चुके हैं। साल 2001 में उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा करने के लिए भी 9,10,000 लोग पहुंचे थे, और यह आंकड़ा 2022 में बढ़कर 46,27,000 हो गया, यानी 21 साल में 5 गुना से ज्यादा। साल 2004 और 2005 में उत्तराखंड की जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा 4.4% था, और ये 2022 और 23 में बढ़कर कितना हो गया आपके सामने है, लगभग 16%। यानी 19 साल में करीब 3.5 गुना की बढ़ोतरी हो गई उत्तराखंड में, सिर्फ और सिर्फ पर्यटन की वजह से। आज ये आंकड़े आपके सामने रखने के पीछे मेरी एक वजह है, और वो वजह बढ़ते दबाव से दम तोड़ते शहर की है। जोशीमठ, आप जानते हैं इस शहर का नाम आखिरी बार आपने क्यों सुना और कैसे सुना? धस रहा था। यह शहर बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते पर एक अहम पड़ाव है। हर साल लाखों लोग मई से अक्टूबर महीने के बीच इस शहर से गुजरते हैं। ये दबाव कितना है, इस पर विस्तार से मैं बात करूं आज, लेकिन उस पर आपको गहराई से सोचने की और बहुत ही अटेंशन के साथ इस खबर को देखने की जरूरत है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जोशीमठ शहर खत्म होने की कगार पर है। पिछले साल दिसंबर में जोशीमठ शहर में जो बड़ी बड़ी दरारें नजर आई थी, वो इतनी खतरनाक थी। और आपको एक रिपोर्ट बताती हूं। ये वो रिपोर्ट है जो जोशीमठ को बचाने के लिए अलग अलग संस्थाओं ने रिसर्च करने के बाद जारी की, और वो रिपोर्ट मैं आपको एक सेकंड में बताती भी हूं। ये देखिए, ये आई है मेरे हाथ में रिपोर्ट, स्टडी ऑफ ग्राउंड सब्सिडेंस इन जोशीमठ फॉलोइंग द इवेंट्स ऑफ जनवरी 2023। बहुत पुरानी नहीं है, अभी अभी हाल की है। इन रिपोर्ट्स में क्या है वो भी जान लीजिए। इन रिपोर्ट्स में जो लिखा है वो डराने वाला है। रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान की रिपोर्ट क्या कहती है? यह रिपोर्ट अप्रैल 2023 में आई। ये कहती है कि जोशीमठ से फेज वाइज तरीके से आबादी कम करनी जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी, इट्स अ मस्ट। पहाड़ों पर टाउन प्लानिंग के लिए बुनियादी ढांचे को ही रिव्यू करने की जरूरत है। ये रिपोर्ट साफ तौर पर उस तरफ इशारा कर रही है, और ये रिपोर्ट कहती है कि अगर आपने ये काम सिलसिलेवार तरीके से नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। और इसमें किसी एक संस्था की तरफ से नहीं, बहुत सारी अलग अलग संस्था है जिनकी तरफ से ये दावे किए गए हैं। टाउन प्लानिंग रिव्यू की जरूरत है। ये जोशीमठ के अस्तित्व पर अदरवाइज संकट पैदा कर देगी। उत्तराखंड ये वो राज्य है जिसे बने हुए बहुत वक्त नहीं हुआ। 2000 में ये राज्य अलग से बना था, और उसके बाद से लगातार इस राज्य पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, और इसे खत्म करने के लिए ही ये रिपोर्ट लाई गई है, वरना ये पूरा का पूरा राज्य इसी तरह खत्म हो जाएगा। फेज वाइज तरीके से आबादी कम करनी है। टाउन प्लानिंग के लिए बुनियादी ढांचे को ही रिव्यू करने की जरूरत है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट भी है। जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट अप्रैल 2023 में आई। ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये कहती है कि 1963 में जोशीमठ में कई झरने बहते, लेकिन उन झरनों के मुहाने पर निर्माण करके उसे बंद कर दिया गया, यानी उसे भर दिया गया, उस पर होटल बना दिए गए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सामने आई है।
ये रिपोर्ट फरवरी 2023 में आई और ये रिपोर्ट क्या कहती है? जोशीमठ में पड़ रही दरारों की समस्या 4 दशक पुरानी है। और वो अलग अलग रिपोर्ट्स के बकायदा मेरे पास अलग अलग उस रिपोर्ट के पहले पन्ने आपके पास लेकर आई हूं मैं। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, द जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ for determining the shear strength and characteristics and bearing capacity of the soil in the Joshimath region. उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, देहरादून की तरफ से ये आई है। जोशीमठ में पड़ रही दरारों की समस्या 4 दशक पुरानी है। 1976 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई, उस पर अमल नहीं किया, जोशीमठ का संकट विकराल हो गया। ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है कि जोशीमठ में जो 81 दरारें हैं उनमें से 39 दरारें पुरानी हैं, जबकि 42 दरारें दिसंबर 2023 की है। ये रिपोर्ट्स जोशीमठ शहर के इतिहास में तैयार हुए जीरो सिस्टम को सामने रखती है। जीरो यानी वो सिस्टम जिसमें ना सीवेज है, ना कचरे से निपटने का बंदोबस्त है और ना ही पहाड़ों पर। दिसंबर 2022 की रिपोर्ट है, मैं माफी चाहती हूं। उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है जिल्च, सिफर, जीरो किसी तरह की कोई प्लानिंग है, कोई बंदोबस्त नहीं, स्वीयर का कोई बंदोबस्त नहीं, कचरे से निपटने का बंदोबस्त नहीं, पहाड़ों पर लोगों के दबाव को कम करने का कोई बंदोबस्त नहीं। हालांकि अब दावे ये हो रहे हैं कि काम शुरू होने वाला है। रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई थी 8 संस्थान जो भारत सरकार के हैं महत्वपूर्ण, जो कि लैंडस्लाइड सब्सिडेंस में अपना काम करते हैं, उन सब से जांच कराई गई थी। जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसका अध्ययन किया गया। अभी भी परीक्षण चल रहा है, अध्ययन चल रहा है। और उन अध्ययन में जो एक समरी, जो उनका कंक्लूजन था, उसके आधार पर ही हमारी PDNA हुई थी, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, और उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। और ये सारी रिपोर्ट का उपयोग किया जाएगा जब हमारी DPR जो बन रही है वो, और इसका जब हम काम करेंगे जोशीमठ के स्टेबलाइजेशन के लिए, उसमें इनका उपयोग किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इसका अभी भी परीक्षण चल रहा है। और जो हमारी कार्यदायी संस्थाएं हैं, PWD इरिगेशन, उनसे भी ये रिपोर्ट शेयर की गई है ताकि जो भी DPR बनाए उसमें इसका ख्याल रखें। सरकार अभी DPR बना रही है, शहर को बचाने की कोशिश अभी शुरू होने का इंतजार कर रही है। लेकिन इन रिपोर्ट्स में जो बढ़ते पर्यटन के खतरों की तरफ इशारा किया गया, इस पर चुप्पी है। मैं समझ सकती हूँ चुप्पी क्यों है। चुप्पी इसलिए है क्योंकि अगर कोई कमाई हो रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? टूरिज्म। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि साल 2012 में उत्तराखंड में 2,80,000 विदेशी पर्यटक आए थे, लेकिन एक दशक बाद 2022 में ये संख्या 3 गुना बढ़ गई। और कितनी हो गई? 7 लाख के करीब। जाहिर है पर्यटक जब 3 से 4 गुना बढ़ेगा पर्यटन, तो उन्हें संभालने के लिए होटल्स चाहिए, पहाड़ों का दोहन होगा, होटल्स बनाने के लिए जंगल काटे जाएंगे, और ये सब कुछ करते वक्त पहाड़ों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ध्यान देने की फुर्सत होगी नहीं। कब होती है ध्यान देने की फुर्सत? एक फैक्ट बताती हूं आपको, और इंपॉर्टेंट है। सरकारी सिस्टम कैसे काम करता है उसका उदाहरण देती हूं। जोशीमठ के घरों में बड़ी दरारें दिखी दिसंबर 2022 में। फरवरी 2023 से संस्थानों की रिसर्च रिपोर्ट आनी शुरू हुई और जून 2023 तक ये आती रही। लेकिन ये रिपोर्ट जारी कब हुई? कल 25 सितंबर को, वो भी उत्तराखंड हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद। वरना उत्तराखंड के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने तो इन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक करने तक की जहमत नहीं उठाई। दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट्स के आधार पर काम हो रहा है, तो फिर रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? क्या परेशानी थी रिपोर्ट सार्वजनिक करने में? हाईकोर्ट को सख्ती क्यों दिखानी पड़ी? ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे प्रदेश को केवल हाईकोर्ट हाँक रहा है। हाईकोर्ट कहता है तो लोकायुक्त का गठन होगा, हाईकोर्ट कहता है तो राज्य आंदोलनकारियों को क्षतिज आरक्षण मिलेगा, हाईकोर्ट कहता है तो आप रिपोर्ट सार्वजनिक करते हैं। ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? और अब आप महीनों पहले आई हुई रिपोर्ट को सार्वजनिक तो कर रहे हैं, लेकिन जिस NTPC की वजह से जोशीमठ भूधसाव में इतना बड़ा चर्चा का विषय जो पूरे राष्ट्रीय पटल पर छाया, उस NTPC को आप क्लीन चिट दे रहे हैं। यानी कि जिस NTPC ने मुआवजा देना था, जिन लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, जो विस्थापित हो गए हैं, NTPC ने सारी भरपाई NTPC से लेने के बजाय आप जो है उसे क्लीन चिट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साठगांठ और अंडर द टेबल सेटलमेंट दिखाई पड़ता है।
ये कांग्रेस का आरोप है। हिमाचल में यही आरोप बीजेपी लगा रही हो। विपक्ष के आरोप अपनी जगह है, लेकिन ये रिपोर्ट जो आई है ये 23 साल से उत्तराखंड पर राज करने वाली हर सरकार की पोल खोल रही है। ये रिपोर्ट 1976 से साल 2000 तक उत्तर प्रदेश में ही रही सरकारों की पोल खोलती है। ये रिपोर्ट डराने वाली है, झकझोरने वाली है। 8 संस्थानों से 718 पेज की रिपोर्ट दायर की गई है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की रिपोर्ट क्या कहती है? जोशीमठ ग्लेशियर से जो बजरी और मिट्टी आई है वो जोशीमठ उससे बना हुआ है। यहां पहाड़ों की तलहटी ठोस नहीं है और इस जगह पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाने के लिए कोई टेक्निक की जरूरत जो है वो खास तौर पर होनी चाहिए, वरना कोई तकनीक नहीं चलेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की रिपोर्ट क्या कहती है कि जोशीमठ ढलान पर बसा हुआ है। यहां ऊपर से आने वाले कचरे और पानी को सुरक्षित नहीं पहुंचाने का प्रबंधन होना बेहद जरूरी है। नीचे पहुंचाने का मतलब अगर मान लीजिए ऊपर से कचरा आ रहा है या ऊपर से पानी आ रहा है तो वो सुरक्षित पहुंचना चाहिए, उसका प्रबंधन होना बेहद जरूरी है। 8 विभागों की रिपोर्ट कहती है कि जोशीमठ मेन सेंट्रल थ्रस्ट वाला इलाका है जहां 7 तीव्रता वाला भूकंप आने की संभावना हमेशा है। शहर में कोई सीवेज सिस्टम नहीं है जिससे पानी सीधा चट्टानों में जा रहा है। बेतरतीब निर्माण से पानी के प्राकृतिक जो स्रोत है वो भी रास्ता बदल चुके हैं और इसी वजह से शहर धंस रहा है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में यह पता लगा है कि शहर 50 मीटर गहराई तक धंस रहा है। ये जोशीमठ के धंसने के कारण बताए गए हैं और इन रिपोर्ट्स के आधार पर शहरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। लेकिन खतरा सिर्फ जोशीमठ शहर पर नहीं है ना, ये खतरा तो जोशीमठ शहर से 272 किलोमीटर दूर बसे नैनीताल पर भी मंडरा रहा है। इसीलिए तो आज मैं जोशीमठ की बात आपको कह रही हूं। नैनीताल की आत्मा पहाड़ी पर बसे 10,000 घर, नैनीताल की वो जो आत्मा है अल्मा पहाड़ी, वहां पर ये 10,000 घर बसे हुए हैं जो खतरे में हैं। 250 घरों को प्रशासन ने खाली करा दिया है जबकि 4 घर अब तक जमींदोज हो चुके हैं। इस आलमा पहाड़ी का इतिहास आपको जानना जरूरी है। सन 1880 में इसी आलमा पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ था जिसमें 151 लोगों की मौत हो गई थी। 43 अंग्रेज ऑफिसर्स यहीं दफन हो गए थे। इसके बाद अंग्रेजों ने यहां निर्माण पर रोक लगा दी और वो साल 1880 है। 151 लोगों की जब धंसने से मौत हो गई थी और यहां पर तब से अंग्रेजों ने निर्माण पर रोक लगा दी। लेकिन इस रोक के करीब 100 साल बाद यहां निर्माण होना शुरू हो गया और आज इस पहाड़ी पर 10,000 घर बन गए। पहाड़ वही है, पहाड़ की मिट्टी वही है, भुरभुरी यानी ढीली, लेकिन यहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं। प्रशासन ने उन्हें रोकने की सोची भी नहीं। ये सिर्फ 2 शहरों की बात है, लेकिन उत्तराखंड पर संकट इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। चमोली में कई घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में कई गांवों में दरारें पड़ गई हैं। श्रीनगर शहर के घरों पर खतरा मंडरा रहा है। कर्णप्रयाग में दरारें बड़ी होती जा रही है। बागेश्वर के 48 गांव लैंडस्लाइड की जद में हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पहाड़ों पर शहर बस रहे हैं। बेसिक चीजों का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम जैसी बेसिक सुविधा नहीं है, ठीक नहीं है, वो तैयारी नहीं हो पाई। और ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है। 1875 में अंग्रेजों ने जब शिमला बसाया तो उसे सिर्फ 16,000 लोगों के लिए डिजाइन किया गया था। ओनली 16,000 पीपल। आज शिमला की आबादी कितनी है देख लीजिए। आप शिमला गए होंगे, आपको पता लग गया होगा। चमचमाता हुआ पूरा शहर। शिमला में जनवरी से मई 2023 तक 72 लाख पर्यटक पहुंचे थे। अंदाजा लगा लीजिए पहाड़ों पर कितना बोझ है। पहाड़ों पर जाना सुकून तो सभी को देता है, खूबसूरत पहाड़ियां, देवदार के वृक्ष, बादलों के बीच में, लेकिन पहाड़ियों का दम घुट रहा है। वादियों की सैर करने की अनुभूति अलौकिक होती है, लेकिन आज से 50 साल बाद क्या ये पहाड़ बचेंगे? बताइए, क्या जंगल की कटाई के बाद 50 साल बाद वादियों का अस्तित्व बचेगा? बताइए।
पहाड़ की सेहत के बारे में हमें सोचना होगा और हमारी अपनी सेहत के बारे में भी सोचने की हमें जरूरत है। और ये सेहत किस तरफ इशारा कर रही है, अभी आप जानेंगे अगली खबर में। भाई जमाना बहुत फास्ट हो गया है, युवा पीढ़ी फास्ट हो गई है। जेन एक्स, जेन जी, ये वो बच्चे हैं जो दाल चावल नहीं पसंद करते हैं, इनको चाहिए फास्ट फूड। इस जमाने में सबको सब कुछ फटाफट चाहिए, खाना भी फटाफट चाहिए। इसीलिए हम दो शब्द रोज सुनते हैं, जंक फूड या फास्ट फूड। जंक मतलब कूड़ा, फास्ट मतलब फटाफट। इनके नाम के साथ फूड यानी खाना भी जुड़ा हुआ है, तो इनका मतलब हुआ फटाफट तैयार कूड़ा भोजन। हम सब किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी में जब जाते हैं, और किसी बच्चे की क्या, मैं अपने बच्चे की भी बर्थडे पार्टी रखती हूँ, तो उसमें इस बात का ख्याल ज़रूर रखती हूँ कि पिज्ज़ा होगा, कि बर्गर होगा, पेस्ट्री होगी। और मैं क्यों किसी और पर आरोप लगाऊं और दोष दूं? ये हम भी कर रहे हैं और आज इस पर मंथन करने की ज़रूरत है। किसी और फंक्शन में भी जब जाते हैं तो आजकल मेनू क्या होता है, बताइए क्या क्या होता है? चिप्स, पिज्ज़ा, मोमोज, चाउमीन, फ्रेंच फ्राई, पोटैटो कैंडी, डोनट्स, आइसक्रीम और अलग अलग तरह की केक। फिर ठंडा ठंडा कोला, ये तो मस्ट है भाई, हजम कैसे होगा वरना? ये जो गलत धारणा डाली हुई है आप सब ने। हम सब देखते हैं जंक फूड को, और आजकल तो हम सब खाने भी लगे हैं, मतलब खाने के नाम पर कूड़ा। लेकिन ये सब साइलेंट किलर भी हैं, यानी जिन चीज़ों को हम सब शौक से खा रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो सब हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। मैंने आपको खाने पीने की कुछ चीज़ों के जो नाम बताए हैं, इनके जैसी कई और चीज़ें हैं जो गली मोहल्लों में, किसी रेहड़ी से लेकर मॉल में, फूड कोर्ट में, बड़ी बड़ी फूड चेन में जमकर बिकती है। इनके विज्ञापन पर खूब खर्चा होता है। इन सब को बनाने में कुछ चीज़ें कॉमन होती है, और उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नमक, मैदा, चीनी और अजीनोमोटो। ये चारों चीज़ें फास्ट फूड के सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट में से एक है। ये सब हमारी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन इनमें सबसे खतरनाक है नमक। नमक अगर संतुलित मात्रा में नहीं खाया, मामला गड़बड़। स्वाद तो बहुत बढ़ेगा, जितना नमक डालेंगे उतना आपको आनंद आएगा, और खाने को लंबे समय तक खराब होने से बचाता भी है। और इसीलिए बाहर का जितना आप खाना खाएंगे उतना आपको कम ब्लैंड लगेगा, उतना जितना आप उसमें नमक डालेंगे उतना बेहतर आपको लगेगा। इसीलिए घर के खाने से बाहर का खाना आपको थोड़ा डिफरेंट लगता है। एक नई पीढ़ी आ रही है, तो मुझे तो लग रहा है स्वास्थ्य का भविष्य खराब है। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता, मोमोज, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक, ये वाली पीढ़ी। मैं तो ये देखता हूं कि खाना खाते हुए लोग पानी नहीं पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और सही बोल रहे हैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री। नेचर जर्नल में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने एक सर्वे पब्लिश किया है। इसकी स्टडी नेशनल NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे पर आधारित है। इसमें क्या पाया गया है कि हमारी थाली में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। कायदे से एक इंसान को दिन भर में कितना नमक खाना चाहिए, बताइए मुझे। अभी ग्राफिक्स ना चलाइएगा, रुकिएगा। आप लोग सोचिए ना कितना, 1 चुटकी, 2 चुटकी, 5 चुटकी, 1 मुट्ठी, कितना? 5 ग्राम। 5 ग्राम से ज्यादा नमक आप नहीं खा सकते हैं, ये अपर लिमिट है। इससे ज्यादा नमक अगर आप खाएंगे, नुकसान। आपको कितना नमक खाना चाहिए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी उम्र कितनी है, आपको कोई क्रॉनिक कंडीशन जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, शुगर या कोई भी अन्य क्रॉनिक बीमारी जैसे क्रॉनिक रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर या COPD या हार्ट फेलियर, इस तरह की समस्याएं हैं तो आपको नमक खाने की कम जरूरत पड़ती है।
अगर आप बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी स्वेटिंग होती है, तो डेफिनेटली थोड़ा सोडियम पोटेशियम बाहर जाता है। उस केसेस में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा सॉल्ट की लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी पदार्थ जिनमें नमक कंटेंट हाई होता है, जैसे अचार है, पापड़ है, सलाद है, जिसमें नमक एडेड कर लेते हैं ऊपर से, या आपका कोई ऐसी वस्तु है जैसे चिप्स हैं, तो इन सब में जो है नमक कंटेंट बहुत हाई होता है। इनको हमें अवॉइड करना चाहिए और कभी भी टेबल पे एडेड सॉल्ट डालने की आदत नहीं डालनी चाहिए। और WHO का भी यही स्टैंडर्ड है। डॉक्टर DK गुप्ता जो बता रहे हैं यही पैरामीटर है। लेकिन इन दिनों हम रोजाना औसतन कितना नमक खा रहे हैं, चलिए बताइए। कितना खाना चाहिए मैंने आपको बता दिया, 5 ग्राम पर डे अपर लिमिट है। और कितना आजकल आप कंज्यूम कर रहे हैं ये जानते हैं आप? 8 ग्राम रोजाना 8 ग्राम नमक खा रहे हैं। इसमें जो पुरुष है वो तो रोज करीब 8.9 ग्राम और महिलाएं 7.1 ग्राम नमक खा रही हैं। ये हमारी क्षमता का 2 गुना है। अगर आप नमक ज्यादा खाते हैं तो आपको पता होना चाहिए नमक आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ये हाइपरटेंशन, जिसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो कर सकता है, जिसकी वजह से आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, कार्डियक फेलियर हो सकता है, कभी कभी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है, स्ट्रोक हो सकता है जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं, या हेमरेज, या ब्लड सप्लाई कम हो जाना, बंद हो जाना, किडनी फेलियर हो जाना। ये कई सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं जब आप नमक कंटेंट अपने भोजन में ज्यादा लेते हैं। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सर्वे में 18 से 69 साल की उम्र के 10,659 वयस्कों को पूछा गया है, तब ये जवाब आए। भारतीय आबादी के भोजन में नमक का सेवन औसत से ज्यादा है, इसीलिए खाने में नमक के इस्तेमाल की योजना बनाने और उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। हमें प्रोसेस्ड फूड और बाहर के खाने में कटौती करने की आवश्यकता है। हम जो ज्यादा नमक को हमारी सेहत के लिए खतरा बता रहे हैं, वो क्यों बता रहे हैं ये भी तो जान लीजिए। ज्यादा नमक खाएंगे ना तो ब्लड प्रेशर होगा, दिल की बीमारियां होंगी, किडनी खराब होने का अच्छा खासा चांस है। ये सॉल्ट साइलेंट किलर है। फिर बता देती हूं, ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, दिल की बीमारियां आपकी रफ्तार से बढ़ती है, किडनी खराब होने के चांसेस हैं, शरीर में सूजन, वाटर रिटेंशन जिसे कहते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, पेट में कैंसर और याददाश्त कमजोर हो सकती है। वैसे कम नमक खाने से भी या संतुलन जरूरी है ना, या तो कम या ज्यादा, उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। ज्यादा नमक खाने का ही ये नतीजा है कि आज हमारे देश का हर तीसरा आदमी ब्लड प्रेशर का मरीज है। WHO ने ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन द रेस अगेंस्ट अ साइलेंट किलर रिपोर्ट में बहुत डराने वाले खुलासे किए, बहुत डराने वाले। इसके मुताबिक ज्यादा नमक खाने से दिल से जुड़ी बीमारियों के कारण 2019 में 13 लाख से ज्यादा भारतीयों की मौत हुई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 30 से 79 वर्ष की उम्र के लगभग 18 करोड़ 83 लाख लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं। और आज ही हमें खबर मिली थी कि बीजेपी के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन को कार्डियक अरेस्ट हुआ। हालांकि अब वो ठीक हैं, उनका इलाज हो चुका है, स्टेंट डाला गया है ऑपरेशन के बाद, और वो आराम कर रहे हैं, अस्पताल में ही हैं। लेकिन हाइपरटेंशन बहुत बड़ी वजह है आजकल। और हैरानी की बात है कि करीब 19 करोड़ लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो किस बीमारी के साथ जी रहे हैं। केवल 37% या 3 में से केवल 1 आदमी को इस बीमारी का पता चल पाता है। कितना? 37% या 3 में से 1 आदमी को इस बीमारी के बारे में पता चलता है। इसमें भी सिर्फ 30% लोगों को इलाज मिल पाता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो रोज करीब लगभग 8.5 ग्राम नमक खा रहे हैं। 1990 के दशक में हाई ब्लड प्रेशर से करीब 80,000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन 2016 में करीब 16 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। 1.63 मिलियन। WHO के अनुमान के मुताबिक इनमें से 22% लोग वक्त से पहले मौत के शिकार हो सकते हैं। इसी तरह भारत में 28% से ज्यादा लोगों की मौत दिल से जुड़ी बीमारियों से हो रही है। 2019 के डेटा के मुताबिक 25,66,000 लोग भारत में दिल की बीमारी के शिकार हो गए हैं, और इनमें से 14,51,000 पुरुष और 11,16,000 महिलाएं हैं।
भारत में 2019 में हार्ट डिजीज से जान गंवाने वालों में 52% को हाई ब्लड प्रेशर था। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर रोजाना 25% नमक कम खाया जाए तो ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज में कमी आ सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर बाहर खाने में कमी आ जाए तो भी आप इसे कंट्रोल कर देंगे। ये तो नमक के खतरे की बात थी। इसी तरह चीनी, मैदा भी आपकी सेहत के लिए घातक है। और इसके अलावा जो चौथा खतरनाक नाम है वो है अजीनोमोटो। अजीनोमोटो किसी को सुनने में नया नाम लग सकता है, लेकिन जो लोग नियमित तौर पर जंक फूड खाते हैं वो इस शब्द को ज़रूर जानते हैं, स्पेशली चाइनीज़, क्योंकि ज़्यादातर फूड इसका उसमें इस्तेमाल होता है, भरकर अजीनोमोटो डाला जाता है। और ये सेहत के लिए जो स्टैंडर्ड है उनका कोई ख्याल नहीं करता है। अजीनोमोटो का वैज्ञानिक नाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, यानी सोडियम सॉल्ट। दिखने में तो ये चमकीला होता है, स्वाद बढ़ाता है, लेकिन धीमा जहर है जो एक तय मात्रा से ज़्यादा अगर खाया गया तो बेहद घातक है। जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उनको तो सीधा मना कर देती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के अजीनोमोटो मत खाना। शुरुआत में चक्कर, सिरदर्द, पसीने आते हैं आपको, और फिर बच्चों को डेवलपमेंट, याददाश्त, पेट में दर्द, खून बनना जो है वो रुक जाता है, बोन मैरो की समस्या से लेकर कैंसर तक हो जाता है। ये तो वो नाम है जो किसी भी फास्ट फूड या जंक फूड का ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन इन फास्ट फूड या हाईली प्रोसेस्ड फूड को कई बार सेहत के लिए अच्छा बताने के चक्कर में इनमें काजू, बादाम, पौष्टिक चीज़ें या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ डालने का झांसा दिया जाता है। और आपको लगता है अरे वाह वाह, है तो सही, इसमें काजू भी है, बादाम भी, कितना सेहतमंद है। लेकिन जब आप इनके इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि विज्ञापन या फिर वो जो पैकेजिंग है, जो रैपर है, जिन चीज़ों का सबसे ज़्यादा जिक्र या प्रचार आगे किया गया था वो चीज़ें दरअसल पीछे वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में है ही नहीं, और अगर है भी तो एकदम नुक्ते बराबर है। गुड डे कैशू आमंड कुकीज, इसमें कितना कैशू और आमंड होगा? 50-60% तो होना चाहिए गुड डे में, अगर मैं कैशू और आलमंड देख रहा हूँ तो। आमंड 1.4% एंड कैशू 0.4%। होल व्हीट मारी, द एंटायर पॉइंट ऑफ होल व्हीट इज कि इसमें मैदा नहीं होगा। इसमें 52% मैदा है और 19.5% होल व्हीट। अश्वगंधा, टर्मरिक, तुलसी, गिलोय, आंवला 5। देख रहे हैं ये दो यूट्यूबर्स हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, और उसमें पता लग रहा है कि जो जो नाम लिखे गए हैं जिसकी वजह से वो बेचा जा रहा है उसमें वो इंग्रेडिएंट मात्र कुछ % है। इसीलिए अपना ख्याल रखिए, माँ के हाथ के बना खाना खाइए, बहन पत्नी के बने हाथ से बना खाना खाइए। और आजकल तो शौहर लोग भी, आपके भाई भी, आपके पिता भी अच्छा खाना बनाते हैं। बाहर दिखावे पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। अब तो रूबिका लियाकत शो में आपसे इजाजत लेनी है। देखते रहिए भारत 24।